पद्म भूषण, फोर्ब्स की लिस्ट में नाम। एक वक्त था जब वो बैंकिंग की दुनिया की क्वीन थी, भारत की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक, जिनके एक इशारे पर करोड़ों के लोन पास हो जाते थे। नाम चंदा कोचर। लेकिन आज अर्श से फर्श की कहानी हकीकत बन चुकी है। देश की सबसे बड़ी अदालत में से एक ने उन्हें दोषी करार दिया है। दोषी 64 करोड़ की रिश्वत लेने का। ये कहानी सिर्फ एक बैंकर के पतन की नहीं, बल्कि भरोसे, ताकत और लालच के उस खतरनाक खेल की है जिसमें दांव पर लगा था देश का पैसा। क्वीन से कैदी तक की पूरी कहानी। तो आखिर ये पूरा घोटाला हुआ कैसे? इसे समझने के लिए हमें 3 किरदारों को समझना होगा। पहली, आईसीआईसीआई बैंक की तत्कालीन सीईओ चंदा कोचर। दूसरे, उनके पति दीपक कोचर। और तीसरे, वीडियोकॉन ग्रुप के मालिक वेणुगोपाल धूत। कहानी शुरू होती है साल 2012 में। आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को 300 करोड़ का एक बड़ा लोन मंजूर किया और इस लोन को मंजूरी देने वाली कमेटी की हेड थी खुद चंदा कोचर। बाहर से ये एक आम बिजनेस डील लग रही थी, लेकिन असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा था। जांच एजेंसियों ने पाया कि जैसे ही 300 करोड़ का लोन पास हुआ, उसके ठीक अगले ही दिन वीडियोकॉन ने 64 करोड़ दीपक कोचर की कंपनी न्यू पावर में इन्वेस्ट कर दिए। ईडी ने इसे क्विड प्रो क्वो कहा, यानी तुम हमें लोन दो, हम तुम्हारे पति की कंपनी को पैसा देंगे। ये 64 करोड़ कोई निवेश नहीं, बल्कि लोन पास करवाने के लिए दी गई सीधी रिश्वत थी। कानून के मुताबिक चंदा कोचर को बैंक को यह बताना चाहिए था कि जिस कंपनी को वो लोन दे रही हैं, उसके मालिक के साथ उनके पति के बिजनेस रिलेशन है। इसे हितों का टकराव या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। लेकिन उन्होंने ये जानकारी छिपाई और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। ईडी ने उधेड़ी सारी परतें। जब ईडी ने इस मामले की जांच शुरू की तो परतें खुलती चली गईं। ईडी ने मनी ट्रेल यानी पैसे के पूरे रास्ते को ट्रैक किया और कोचर परिवार की 78 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली। मामला निचली अथॉरिटी में गया, जहां कोचर को थोड़ी राहत मिल गई थी। लेकिन ईडी ने हार नहीं मानी और केस को अपीलीय न्यायाधिकरण में ले गए। और अब इसी अपीलीय न्यायाधिकरण ने ईडी के हर सबूत को सही माना है। ट्रिब्यूनल ने साफ कहा कि चंदा कोचर ने अपने पद का दुरुपयोग किया, बैंक की नीतियों को तोड़ा और रिश्वत ली। अदालत ने निचली अथॉरिटी को भी फटकार लगाई कि उन्होंने इतने अहम सबूतों को नजरअंदाज कैसे कर दिया। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति या बैंक का नहीं, ये एक चेतावनी है, एक सबक है कि सत्ता और पद की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है। एक समय की आइकॉन आज भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हैं। ये कहानी हमें बताती है कि कानून के हाथ वाकई बहुत लंबे होते हैं और सच्चाई एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत के बैंकिंग सिस्टम में ऐसे और भी राज छुपे हो सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।